हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ जो है वो UNFCCC जो एक संस्था है जिसके द्वारा COP30 की जो बैठक है, यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो बैठक यहाँ पर करवाई जाती है, तो उसके लिए ये जो 30वां सत्र की जो बैठक यहाँ पर हुई थी जो कि ब्राज़ील में हुई थी, इसका क्या निष्कर्ष अब निकला है उसके बारे में देखेंगे और क्या क्या इसके अंतर्गत होता है। इस सारी खबर में इस वीडियो में हम इसी खबर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ब्राज़ील में COP30 जीवाश्म में कटौती के लिए नए वादे हासिल करने में विफल रहा है और जलवायु वार्ता समाप्त होने से तेल उत्पादकों को तो लाभ होगा, लेकिन ग्रह को पूरी तरीके से यहाँ पर लाभ नहीं होगा। और राजनयिकों ने कहा है कि अंतिम समझौता जिसमें पृथ्वी को खतरनाक रूप से गर्म करने वाले जीवाश्म ईंधन का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, सऊदी अरब और रूस जैसे देशों के लिए ये एक जीत है। इसके अलावा अब हम देखते हैं आखिर ये होता क्या है। तो COP30 जो UNFCCC के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को लेकर के जो COP30 है, यानी कि जिसका फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ का 30वां सत्र, यानी ये 30वीं बैठक यहाँ पर हुई थी जो कि समाप्त हो चुकी है। ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC का एक प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है जो पेरिस समझौते के कार्यान्वयन, उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन और जलवायु वित्त पर केंद्रित रहता है। यानी कि इन सारे जो विषय हैं, इन सारे विषयों को इसके अंतर्गत इसमें चर्चा होती है, इन सारे विषयों को लेकर के। अब जो UNFCCC है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि इसके फुल फॉर्म है। ये जो है ये बना था 1992 में रियो अर्थ समिट में। ठीक है, ये जो लागू हुआ है, यानी कि बना तो 1992 में और ये जो लागू हुआ है वो 1994 से लागू हुआ है। और इसके अंतर्गत पूरे विश्व के 198 देश इसमें शामिल हैं, यानी कि 206 देशों में से 106 देश इसके अंतर्गत शामिल हैं, यानी कि लगभग पूरे विश्व ही, यानी कि कुछ देशों को छोड़ करके पूरा विश्व ही इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वैश्विक तापमान वृद्धि को खतरनाक स्तर से नीचे रखना इसका उद्देश्य होता है, जो कि 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण समझौते के तहत इसके तहत क्या क्या बने हैं, तो इसमें यानी कि 1997 में इसमें क्योटो प्रोटोकॉल बना था और 2015 में पेरिस समझौता इसी के तहत हुआ था। और हर साल इसका आयोजन होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ जो है वो COP30 अभी ब्राज़ील में हुआ है। और इसका जो मुख्य सिद्धांत रहा है इस बार वो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि CBDR, अमीर देशों को ज़्यादा जिम्मेदारी इसके अंतर्गत जो है वो दी गई है ना। इसके अलावा विकसित देश विकासशील देशों को जलवायु वित्त और तकनीक दें, यानी कि ये इसका उद्देश्य रहता है। अब COP30 आखिर होता क्या है। तो जो COP30 है वो UNFCCC के 197 पक्षकारों देशों का वार्षिक सम्मेलन होता है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहमति बनाता है। पेरिस समझौता 2015 के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि को बनाए रखने और उत्सर्जन कटौती करने, अनुकूलन और हानि क्षति पर फोकस किया था। इसके अलावा ग्रीन डिप्लोमेसी का मंच है ये, और इसमें विकासशील देशों की चिंताओं जैसे कि जलवायु वित्त को विकसित देशों से जोड़ना, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्तर दक्षिण सहयोग को मजबूत कर रहा है, यानी कि ये इसका एक मंच होता है। इसके अलावा ये पर्यावरणीय महत्व क्या है, तो इसमें जैव विविधता संरक्षण, वन संरक्षण और सतत विकास को इसके द्वारा बढ़ावा मिलता है। और ये कब से कब तक चला इसकी बात करें तो 10 नवंबर 2025 से 21 नवंबर 2025 तक बेलेम में यानी कि एक क्षेत्र है वहाँ पर ब्राज़ील के अंतर्गत, जो कि अमेज़न वर्षा वन के निकट में है, वहाँ पर ये आयोजित हुआ था इस बार। और उच्च स्तरीय खंड यानी कि हाई लेवल सेगमेंट का ये होता है, जिसमें कि 18 से 21 नवंबर को ये जो है, यानी कि 18 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर को इसका ये जो है वो चला। और समापन जो हुआ यानी कि 22 नवंबर को रात भर चली बैठकों के बाद इसका जो है समापन हो गया, यानी कि ये ख़त्म हुआ। और उसके बाद इसके अलावा आयोजन स्थल अमेज़न के निकट होने से प्रकृति आधारित समाधानों जैसे कि वन संरक्षण पर अतिरिक्त यहाँ पर जोर दिया गया था, क्योंकि इस बार जो ये बैठक हुई थी वो
जो अमेज़न नदी है यानी कि उसके निकट में अमेज़न जो पूरा वन है वहाँ उसके निकट ये हुई थी, तो इस वजह से पूरा का पूरा इस पे ज़्यादा जो फोकस रहा इस बार वो वनों को लेकर के रहा है। इसके अलावा कब कब ये चलता है, तो ये जो UNFCCC है इसके तहत प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है और 1995 से शुरू हुआ। और COP1 जो है यानी कि जब शुरू में इसकी बैठक हुई थी COP1 की, तो बर्लिन में हुई थी 1995 में। इसके अलावा 2026 में COP31 जो है ये तुर्की होस्ट में होने वाला है और ऑस्ट्रेलिया और नेगोशिएशंस के अंतर्गत ये होने वाला है। इसके अलावा 2027 में COP32 अज्ञात है, यानी कि अभी इसकी जो COP32 होगा 2027 में इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा हर 5वें वर्ष ग्लोबल स्टॉकटेक जैसे कि COP28 यानी कि हर 5 वर्ष में क्या होता है, इसमें पूरा ग्लोबल स्टॉकटेक जो पूरी प्रगति हो रही है उसके बारे में इसमें जांच होती है, जो कि 2028 में जो COP28 के अंतर्गत की गई थी। और जैसे ही 5 साल पूरे होंगे फिर से इसकी समीक्षा की जाएगी कि कितनी प्रगति हुई या फिर कितनी नहीं हुई, उसी के हिसाब से फिर यहाँ पर काम होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें इसके उद्देश्य को देखें तो जो उद्देश्य है इसका वो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को लागू करना, जो 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कटौती और 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा तक यहाँ पर मतलब इतना जो तापमान है कम करना है कि ये जो इसका एक उद्देश्य यहाँ पर रखा गया है 2030 तक का। इसके अलावा जलवायु वित्त बढ़ाने का इसका उद्देश्य है। इसमें विकासशील देशों के लिए 1.3 ट्रिलियन वार्षिक डॉलर 2035 तक यानी कि उनको देने का उद्देश्य रखा गया, जो विकासशील देश हैं जिसके अंतर्गत भारत भी आता है। यानी कि जो भारत है और जितने भी विकासशील देश हैं इनको 1.3 ट्रिलियन वार्षिक डॉलर यहाँ पर देने का इसमें उद्देश्य रखा गया है, जो कि UNFCCC के अनुच्छेद 9 के तहत आता है। इसके अलावा ग्रीन डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो बहुपक्षीय सहयोग में यहाँ पर मजबूत करना इसका एक उद्देश्य भी है। इसके अलावा हानि क्षति कोष को भी ये प्रभावी बनाना भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा पर्यावरण को लेकर हम देखें तो पर्यावरणीय में अनुकूलन, जैसे बाढ़ या फिर जो सूखा जाता है उसका प्रबंधन करना, यानी कि अगर कहीं पर बाढ़ आ जाती है या फिर सूखा पड़ता है पूरे विश्व के अंतर्गत, तो उसके लिए क्या प्रबंधन करके यहाँ पर रखना चाहिए ताकि जो बाढ़ है सूखा है ये यहाँ पर ना हो। तो इसके लिए यहाँ पर जो सीख है यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा वन और जैव विविधता संरक्षण के लिए और नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण यानी कि सारे जो पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा की जाती है कि कैसे हमें निपटना है जब कोई भी जब कोई भी अगर यहाँ पर आपदा आती है तो किस तरीके से निपटना है, किस तरीके से उसका प्रबंधन यहाँ पर करना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखें तो वैश्विक असमानताओं को दूर करना इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत, और विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी और वित्त हस्तांतरण करना भी इसका उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा कौन कौन से देश इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, तो इसमें UNFCCC में 197 इसके पक्षकार हैं यानी कि जो देश हैं, और सभी यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश हैं। और इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है यानी कि EU है, और कुछ क्षेत्रीय संगठन यानी कि एक तो यानी कि ये सारे जो देश हैं इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसके अलावा प्रमुख समूह जो G77 और साथ में जो चीन है और विकासशील देश भारत सहित ये इसमें शामिल हैं, और बेसिक यानी कि ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना चीन यानी कि ये इसके अंदर शामिल। इसके अलावा जो AOISIS यानी कि जो द्वीपीय देश हैं वो इसके अंदर शामिल है, और LMDC ये इसके अंदर शामिल है यानी कि समझौता चाहने वाले जो विकासशील देश हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसके अलावा होस्ट ब्राज़ील को अगर हम देखें तो इसमें प्रमुख भागीदारी अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत, सऊदी अरब, रूस यानी कि इन देशों की जो है यहाँ पर प्रमुख भागीदारी है। और इसके अलावा जो कि होस्ट ब्राज़ील में हुआ था उसमें, इसके अलावा ग्रीन डिप्लोमेसी में भारत जैसे देश ब्रिज बिल्डर की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इस बार इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं इसको देखें तो बेलम पैकेज में जलवायु वित्त को 1.3 ट्रिलियन वार्षिक डॉलर 2035 तक देने यानी कि इसको बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया गया है, और अनुकूलन वित्त को 2035 तक दोगुना करने और 2035 तक तिगुना करने का 2025 तक दोगुना करने और 2035 तक तिगुना करने का इसमें जो एक रोड मैप है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। और फॉसिल ईंधन पर
अप्रत्यक्ष चरणबद्ध समाप्ति का उल्लेख यहाँ पर नहीं है, केवल निष्क्रियता के जोखिमों पर चेतावनी दी गई है, जैसे कि गर्मी की लहरें या फिर बाढ़ के अंतर्गत इसमें इसकी चेतावनी दी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कार्बन मार्केट होता है, उसमें अनुच्छेद 6.2 के तहत ITMOS अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन हस्तांतरण के लिए लेखा जोखा या फिर जो नियम होते हैं वो इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। और जो अन्य की बात करें तो UAE बेलेम वर्क प्रोग्राम पर संकेतक विकास, हानि, क्षति, कोष पर प्रगति और प्रगति करना, और लेकिन बाध्यकारी लक्ष्य नहीं है। इनकी NDCS की समीक्षा स्थगित इसमें कर दी गई है। UNFCCC पर यहाँ पर फोकस किया गया है, जिसमें कि पेरिस समझौते की प्रगति समीक्षा, ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन यानी कि GGA के लिए संकेतक हैं, यानी कि जो UNFCCC है इसका इन चीज़ों पर फोकस रहा है इस बार। इसके अलावा उपलब्धियां अगर हम देखें तो यानी कि कौन कौन सी इसने उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं, तो एक तो वित्तीय प्रगति, जिसमें कि 1.3 ट्रिलियन रोड मैप UNFCCC के तहत विकासशील देशों के लिए मील का पत्थर जब वो साबित होगा, और अनुकूलन वित्त दोगुना करने का इसमें वादा है, यानी कि उपलब्धियाँ यहाँ पर प्राप्त होंगी। ये है इसमें कार्बन न्यूट्रल आयोजन इसमें रखा गया है, यानी कि ब्राज़ील ने यहाँ पर 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड ऑफसेट किया है, और अमेजन फोकस ने वन संरक्षण ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी लॉन्च इसमें की है। इसके अलावा सहमति इसमें बचाई है, यानी कि सम्मेलन ढहने से बचा है, और 80 से भी ज़्यादा देश हैं वो उनके फॉसिल ईंधन मांग के बावजूद वैश्विक एकता यहाँ पर बनी रही है, यानी कि जो 80 से ज़्यादा देश इसके अंतर्गत ऐसे शामिल थे जो कि फॉसिल ईंधन की यहाँ पर मांग कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी की पूरी जो वैश्विक एकता है वो यहाँ पर दिखाई दी। और ग्रीन डिप्लोमेसी का यहाँ पर ध्यान रखा गया, यानी कि बहुपक्षीयता जो है वो यहाँ पर मजबूत हुई, और UNFCCC प्रक्रिया की विश्वसनीयता यहाँ पर बनी रही। इसके अलावा इसकी कमियों को देखें तो फॉसिल ईंधन की अनदेखी करना इसकी एक कमी है, जो कि चरणबद्ध संक्रमण योजना की कमी को दिखाता है, और सऊदी और रूस जैसे जो देश हैं उनके हित यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा यानी कि इनके जो हित हैं यहाँ पर सुरक्षित हैं। इसके अलावा वित्तीय अस्पष्टता यहाँ पर नज़र आती है, और जिसमें कि $100 बिलियन वार्षिक वादा 2009 का पूरा यहाँ पर नहीं हुआ था, यानी कि जो पहले वादा किया था $100 बिलियन वार्षिक देने का, इसमें ये भी पूरा नहीं हुआ, और नई अतिरिक्त वित्त की गारंटी इसमें भी अभी नहीं है, यानी कि जो नया अब गारंटी यहाँ पर दी गई है उसकी भी अभी कोई यहाँ पर गारंटी नहीं है। इसके अलावा NDCS में कमी यहाँ पर नज़र आती है, जिसमें कि उत्सर्जन कटौती लक्ष्य अपर्याप्त है, यानी कि 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग पथ यहाँ पर जो है और अनुकूलन या फिर हानि क्षति पर कार्यान्वयन योजना यहाँ पर कमज़ोर होती है। इसके अलावा UNFCCC की चुनौतियाँ क्या हैं, तो इसमें ग्रीन डिप्लोमेसी में उत्तर दक्षिण विभाजन गहराया है, और आलोचनाओं के अंतर्गत कूटनीतियों द्वारा, यानी कि जो कूटनीतियाँ हैं उनके द्वारा कमज़ोर और कार्य रहित संकल्प यहाँ पर रहे हैं, और 80 देशों की फॉसिल ईंधन मांग अनसुनी रही है गर्जन के अंतर्गत। इसके अलावा वैज्ञानिक NGO में IPCC के अनुसार बिना तत्काल संक्रमण के 1.5 डिग्री सेल्सियस असंभव है, और UNEP की रिपोर्ट में NDCS अपर्याप्त है। इसके अलावा विकासशील देशों को अगर हम देखें तो विकसित देश जिसमें कि यूरोप और अमेरिका आते हैं, उन पर ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए मुआवजा ना देना, जलवायु वित्त रिपैकेज एड यहाँ पर यानी कि रिपैकेज एड, ये भी इसकी एक यहाँ पर कमी यहाँ पर है, यानी कि ये इसकी यहाँ पर एक आलोचना भी है, यानी कि जो विकसित देश हैं जो कि यूरोप अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, उनसे जो जितने भी विकसित देश हैं उनसे कहा जाता है कि वो जो विकासशील देश हैं उनकी इस चीज़ में हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर इसकी आलोचना भी होती है। और ग्रीन डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो भू राजनीति, यानी कि यूक्रेन युद्ध और US यूनाइटेड स्टेट्स और चीन तनाव ने सहयोग ये बाधित कर दिया है, और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने टूटा विश्वास यहाँ पर कहा है इसको। और इसकी चुनौतियाँ क्या रहेंगी, यानी कि जो यहाँ पर
वादे कहे गए हैं और जो यहाँ पर जो उद्देश्य इसके रखे गए हैं उनकी चुनौतियाँ क्या आने वाली हैं। तो इसमें पर्यावरणीय चुनौती के अंतर्गत बढ़ते उत्सर्जन से आपदाएं, सूखा, बाढ़ ये सब आते रहते हैं और अमेज़न जैसे छोटे अमेज़न जैसे क्षेत्रों में वन कटाई ये भी एक पर्यावरण की जो है चुनौती है। इसके अलावा वित्तीय चुनौतियों में UNFCCC के तहत जो 1 ट्रिलियन डॉलर का गैप अनुकूलन वित्त 15 गुना कम है, यानी कि जो UNEP है उसके तहत है। इसके अलावा ग्रीन डिप्लोमेसी में विकसित और विकासशील देशों का विभाजन यहाँ पर नज़र आता है और CBAM जैसे एक तरफा उपाय यूरोपियन यूनियन के, यानी कि ये भी काफ़ी एक तरफा जो उपाय यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा कार्यान्वयन को अगर हम देखें तो जो NDCS है उसकी कमी से 2030 तक लक्ष्य चूकने का यहाँ पर चुनौती बनी हुई है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यहाँ पर बाधित हो सकता है, यानी कि ये जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है वो 2030 तक पूरा होगा या फिर नहीं, ये काफ़ी बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो विश्व नेताओं की इसमें क्या प्रतिक्रिया रही है, तो जो ब्राज़ील है उसमें लुला दा सिल्वा में कोप ऑफ ट्रूथ पैकेज को मील का पत्थर कहा है, लेकिन फॉसिल ईंधन चेतावनी पर असंतोष जताया है। इसके अलावा UN यानी कि यूनाइटेड नेशन महासचिव गुटेरेस जो है उन्होंने कहा है सहयोग जीवित है 1.5 डिग्री सेल्सियस के तहत दृढ़ संकल्प इसमें लिया गया है, लेकिन पीड़ा पर यहाँ पर चिंता होती है, यानी कि जब पीड़ा होती है तो इसमें चिंता भी है। इसके अलावा तेल उत्पादन सऊदी और रूस के अंतर्गत विजय फॉसिल ईंधन संरक्षित है। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है यानी कि जर्मनी मर्ज उसने कहा है कि उसके सकारात्मक है, लेकिन अधिक महत्वाकांक्षा की मांग यहाँ पर की गई है और भारत के साथ साझेदारी मजबूत करने का वादा किया गया है। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चीफ साइमन स्टील है उनके द्वारा कहा गया कि राजनीतिक तूफान में सफलता है, लेकिन फॉसिल ईंधन भाषा की कमी पर निराशा भी है। इसके अलावा विशिष्ट प्रतिबद्धताओं को देखें तो वित्त को लेकर के जो प्रतिबद्धताएं आई हैं उसमें अनुकूलन वित्त दोगुना हुआ है 2025 तक और 1.3 ट्रिलियन डॉलर का रोड मैप यानी कि बे को बैलेंस यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा अनुकूलन को देखें तो GGA संकेतक में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में निवेश हर $1 और पर एक $15 की बचत यहाँ पर जो है वो अनुकूलन रखा गया है। इसके अलावा वन प्रकृति को अगर हम देखें यहाँ पर वन प्रकृति के अंतर्गत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी अमेज़न संरक्षण के अंतर्गत आती है। इसके अलावा कार्बन मार्केट में ITMOS लेखा नियम जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म इसके अंतर्गत रखा गया। इसके अलावा UNFCCC का जो फोकस है वो NDCS अपडेट स्थगित करना और हानि क्षति को संचालन करने पर है। इसके अलावा अगला कदम क्या है, अगले कदम की बात करें तो COP31 2026 में तुर्की में रखे जाने की संभावना है, जो कि मजबूत NDCS वित्तीय प्रतिबद्धताएं फॉसिल ईंधन पर पुनर्विचार इसमें किया जाएगा। इसके अलावा UNFCCC वर्क प्रोग्राम के अंतर्गत UAE बेलम पर निष्कर्ष जलवायु वित्त लेखा फ्रेमवर्क ये भी एक अगला कदम है। इसके अलावा ग्रीन डिप्लोमेसी में G20 और जो यूनाइटेड नेशन है उसमें फॉलो अप और भारत जैसे देशों से नए NDCS 2025 के अंत तक इसमें जो है ग्रीन डिप्लोमेसी के अंतर्गत इसमें रखी गई। इसके अलावा कार्यान्वयन में 2030 में तक लक्ष्यों के लिए वार्षिक समीक्षा की गई हैं। इसके अलावा भविष्य की अगर हम बात करें तो सकारात्मक ये जो है यानी कि ये जो बैठकें हैं वो सकारात्मक होंगी और जलवायु वित्त वृद्धि से अनुकूलन मजबूत होगा और ग्रीन डिप्लोमेसी से बहुपक्षीयता यहाँ पर नजर आई। इसके अलावा जोखिम क्या है इसके, तो जोखिम में फॉसिल ईंधन निर्भरता से 2.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग, UNFCCC प्रक्रिया पर संकट, यदि वित्त पूरा ना हो तो इसमें संकट आ सकता है, एक जोखिम है। इसके अलावा पर्यावरण को देखें तो बढ़ती आपदाएं, लेकिन अमेज़न जैसे क्षेत्रों से प्रकृति आधारित समाधान भी यहाँ पर दिखाई देता है। और IR में यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके अंतर्गत उत्तर दक्षिण तनाव में से उत्तर दक्षिण का तनाव होते हुए भी है, लेकिन भारत जैसी शक्तियाँ ब्रिज बना यहाँ पर सकती हैं, यहाँ पर ब्रिज जो है भारत जैसी शक्तियाँ बना सकती हैं। और जलवायु वित्त पर यहाँ पर फोकस है, यानी कि जो 1.3 ट्रिलियन डॉलर का जो लक्ष्य है वो UNFCCC के तहत है, लेकिन इसमें
$100 बिलियन का वादा अभी अधूरा है। इसके अलावा भारत की क्या मांग है, तो भारत में की इसकी मांग है कि नई और अतिरिक्त वित्त इसमें रखा जाए और UNFCCC आधारित लेखा और अनुकूलन या फिर हानि और क्षति पर प्राथमिकता इसको दी जानी चाहिए। इसके अलावा ग्रीन डिप्लोमेसी पर फोकस किया गया। ब्राज़ील की कोप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ने सहयोग बढ़ाया है, लेकिन भू राजनीति जो यूएसए और चीन जो है इसके अंतर्गत बाधा है। और भारत की भूमिका की बात करें तो ग्लोबल साउथ लीडर बेसिक और LMDC के मध्य में संतुलन बनाए रखना भारत की भूमिका है। इसके अलावा पर्यावरण को देखें तो उत्सर्जन कटौती की कमी से जैव विविधता की हानि हुई है, लेकिन वन संरक्षण यानी कि रेड प्लस पर प्रगति भी हुई है। अमेज़न पर फोकस किया गया और जलवायु प्रेरित आपदाओं बाढ़ आग से निपटान यहाँ पर किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत उत्तर दक्षिण का विभाजन यहाँ पर है और विकासशील देशों की न्याय की मांग और साथ में जो विकसित देश हैं उनकी जिम्मेदारी को टालना यहाँ पर नज़र आता है। जिसमें कि इसके अलावा जो ग्रीन डिप्लोमेसी है जिसमें G20 जैसे जो मंच होते हैं उनसे लिंकेज करता है, जिसमें कि भारत और ब्राज़ील साझेदारी मजबूत होती है। इसके अलावा भारतीय संदर्भ को देखें तो भारत ने COP30 में इक्विटी, जलवायु न्याय और वित्तीय समर्थन की वकालत की, जिसमें कि बेसिक LMDC के नेतृत्व में। इसके अलावा फॉसिल ईंधन की बात करें तो भारत में फॉसिल ईंधन चरणबद्ध पर सतर्क है और विकास और वर्सेस संक्रमण बैलेंस यहाँ पर बनाए हुए हैं। उपलब्धियों की बात करें तो FFF और OPIN जैसे इनिशिएटिव्स का समर्थन यहाँ पर है और NDCS में अनुकूलन पर फोकस किया गया है। इसके अलावा भारत की जलवायु नीतियों को देखें तो यानी कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भारत ने जलवायु के लिए कौन कौन सी नीतियाँ बनाई हैं, तो इसमें NDCS 2020 से 2030 तक 4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की है, जिसमें कि 50% ऊर्जा क्षमता नवीकरणीय, जिसमें कि 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया। और जलवायु वित्त के अंतर्गत UNFCCC के तहत अनुच्छेद 9.1 पर जोर दिया गया और ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस के माध्यम से दक्षिण सहयोग इसमें रखा गया। इसके अलावा अनुकूलन की बात करें तो राष्ट्रीय अनुकूलन योजना, आपदा प्रबंधन NDMF और जलवायु प्रतिरोधी कृषि यानी कि ये इसमें अनुकूलित करते हुए ये योजनाएं रखी गई। और ग्रीन डिप्लोमेसी में LIFE यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इसके अंतर्गत रखा गया और IC2 यानी कि इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर क्लाइमेट रिजाइलेंस और इसमें के अंतर्गत यानी कि IC2 के अंतर्गत COP30 में हानि क्षति कोष के लिए दबाव भी पड़ा है। और चुनौतियों के अंतर्गत बढ़ते उत्सर्जन विकास के कारण है, लेकिन प्रति व्यक्ति अभी यहाँ पर कमी दिखाई देती है। अब हम देखते हैं इस खबर के निष्कर्ष के बारे में। तो COP30 ने जलवायु वित्त और अनुकूलन पर प्रगति दिखाई है, लेकिन फॉसिल ईंधन और बाध्यकारी लक्ष्यों की कमी से UNFCCC प्रक्रिया कमज़ोर हुई है। और ग्रीन डिप्लोमेसी में भारत की नेतृत्व भूमिका इक्विटी और वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करती है, लेकिन पर्यावरणीय संकट जिसमें कि आपदाएं आती हैं उनके लिए तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।